हेलो, कैसे हैं दोस्तों। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग लगातार जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर उसको देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं डीप स्टडीज़ करवाता हूँ और सब्जेक्ट की यदि गहराई से पढ़ना है तो पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम के अंदर तो आप आसानी से कर पाएँ। हम लोग आप लोगों के लिए YouTube में बहुत सारी नई चीज़ें लेके आने वाले हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नीडी बच्चे हैं उनको वीडियोस के लिंक भेजिए, शेयर कीजिए ताकि उनके पास में भी इंफॉर्मेशन पहुँचे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो भर भर के कमेंट भी कीजिए। मैंने कहा है हमेशा कि एक टीचर की ताकत जो है वो कमेंट है। आप लोग कमेंट जितना अच्छा करते हैं उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत सारी नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बने रहिए यूट्यूब के ऊपर, मैं आपके साथ में हूँ। आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत सारे आने वाले दिनों के अंदर कुछ नई चीज़ें यूट्यूब के ऊपर लाने वाला हूँ। सो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टीपी एंड डब्ल्यूपी। आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है, टीपी एंड डब्ल्यूपी। टीपी बोले तो टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीत दाब, और डब्ल्यूपी बोले तो वॉल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी बाद में, जैसे कि डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता, वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव वगैरह। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, या प्लाज्मोलिसिस वगैरह आएगा, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोगों को टीपी और डब्ल्यूपी टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ टीपी एंड डब्ल्यूपी। टीपी एंड डब्ल्यूपी। मैं टीपी और डब्ल्यूपी पढ़ाऊँ उससे पहले दो चीज़ और बता देना चाहता हूँ। एक टर्जिड वर्ड होता है स्फीत, है ना, एक वर्ड होता है स्फीत होना। जब किसी सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है तो वो फूल जाती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस सेल को क्या कह देते हैं, टर्जिड कह देते हैं। ठीक है, क्या कहा, जब सेल के भीतर जल प्रवेश करता है तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है एवं वह सेल फूल जाती है। ऐसी कोशिका को स्फीत कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिका को स्फीत कोशिका कहते हैं। स्फीत कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया स्फीत कोशिका क्या है? मतलब एक सेल है, ठीक है, कोई भी एक सेल है, उसके अंदर वाटर एंटर करेगा, राइट, तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, राइट। उस सेल जो फूल गई है उसको अपने क्या कह रहे हैं, टर्जिड सेल्स कह रहे हैं, टर्जिड। ठीक है, तो पहले टर्जिड का मतलब मालूम होना चाहिए आपको कि टर्जिड है क्या चीज़, तो अपने बेटरली आगे बढ़ पाएंगे। तो टर्गर प्रेशर, अपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना आज का, टर्गर प्रेशर। बहुत अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा अपने टीपी कहेंगे और हिंदी के अंदर इसे हम स्फीत दाब कहेंगे। ठीक है, अब जब हम किसी पादप कोशिका को, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी मेरे दिमाग में अभी पादप कोशिका, जंतु कोशिका को मैं ओमिट कर रहा हूँ। मैं अभी जंतु कोशिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा अभी। जब हम किसी पादप कोशिका को
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्प परासरणी विलयन, अल्प परासरणी विलयन, अल्प परासरणी विलयन में रखते हैं। अल्प परासरणी विलयन बोले तो जैसे यहां पर कौन है, प्योर वाटर, यहां पर कौन है, प्योर वाटर, ठीक है। तो जब हम किसी पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोशिका में जल प्रवेश करता है, कोशिका में जल प्रवेश करता है, कोशिका में क्या प्रवेश कर जाता है, जल प्रवेश करता है, क्योंकि कोशिका में उपस्थित सेल सेप यानी कि कोशिका रस, क्योंकि कोशिका में उपस्थित सेल सेप की सांद्रता अधिक होती है, राइट। कोशिका रस की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, मतलब वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक मतलब कि अति सांद्र होता है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि ऑलवेज वाटर मूव्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। याद कीजिए हमने क्या कहा था, आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था ना। ऑस्मोसिस में मैंने क्या कहा था कि जल निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, ठीक है। कहा था ना मैंने, क्या कहा था कि जल निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करेगा, गति करेगा। तो बताओ जल्दी से, जब हम किसी पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो कोशिका में जल प्रवेश करेगा, क्योंकि कोशिका में उपस्थित सेल सेप की सांद्रता अधिक होती है, हाइपरटोनिक होता है। तो नेचुरली कि जल जो है वो हाइपोटोनिक वाले सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो नेचुरली कि पादप कोशिका को जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो कोशिका में जल क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। अब जल के प्रवेश से कोशिका क्या हो जाएगी दोस्तों, जल के प्रवेश से कोशिका स्फीत हो जाएगी। जल के प्रवेश से कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत यानी कि टर्जिड हो जाएगी। जल के प्रवेश से कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, राइट। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जल के प्रवेश से कोशिका स्फीत हो जाएगी, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एवं कोशिका द्रव्य अब भित्ति पर एक दाब लगाएगा, भित्ति पर एक दाब लगाएगा, जिसे टीपी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं। तो ऑल टुगेदर हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को, कोशिका द्रव्य द्वारा, यहां पर लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को
जानते हो हम क्या कहते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब बोले तो टीपी। कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? स्फीत दाब। अभी डायग्राम के साथ में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, कुछ खास बातें ये भी ध्यान रखना कि टर्गर प्रेशर केवल ऑस्मोटिक सिस्टम पर ही लागू। ऑस्मोटिक सिस्टम मतलब एक परासरणीय तंत्र पर ही लागू होता है। तंत्र पर ही लागू होता है। टीपी केवल ऑस्मोटिक सिस्टम पर ही लागू होता है। यह किसी ओपन सिस्टम के ऊपर लागू नहीं होता है। किसी खुले तंत्र के ऊपर आप सोचिए लागू होगा नहीं। टीपी केवल एक परासरणीय तंत्र होगा। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ऐसे है ना परासरणीय तंत्र होते हैं ना, उसी के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। तो कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को स्फीत दाब कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? जब हम किसी कोशिका को, पादप कोशिका को हम किस में रखते हैं? प्योर वाटर के अंदर रखते हैं, तो वाटर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि कोशिका रस जो होता है उसकी सांद्रता अधिक है। तो वाटर अंदर प्रवेश करेगा तो सेल फूल जाएगी, स्फीत हो जाएगी, कोशिका द्रव्य का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर लगाए गए दाब को हम क्या कहेंगे? स्फीत दाब कहेंगे। और स्फीत दाब जो होता है वो केवल और केवल ऑस्मोटिक सिस्टम पर ही लागू होता है। अच्छा, याद रखना, टीपी को हम क्या कहते हैं जानते हो? टीपी को हम द्रव्य स्थैतिक दाब भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्य के कारण ही तो डेवलप हुआ है। द्रव्य स्थैतिक, द्रव्य अंदर पहुंचा सेल के अंदर, तभी तो ये विकसित हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य स्थैतिक दाब, या हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। टीपी को हम द्रव्य स्थैतिक दाब भी कहते हैं। टीपी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य स्थैतिक दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, याद रखना, एक पूर्ण स्फीत कोशिका यानी कि फुली टर्जिड सेल, एक पूर्ण स्फीत कोशिका में क्या कहा मैंने? एक पूर्ण स्फीत कोशिका में, एक फुली टर्जिड सेल में टीपी का मान ओपी के बराबर होता है ना? याद रखना, क्योंकि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता जाएगा, है ना? तो टीपी का जो मान होगा वो एक फुली टर्जिड सेल के अंदर ओपी के क्या हो जाता है? बराबर। क्यों? क्योंकि नेचुरली कि जिस कोशिका के अंदर जल प्रवेश नहीं करता है, समझना एक चीज याद रखो, ऐसे एक बता देता हूं मैं, जिस कोशिका में जल प्रवेश नहीं करता, अभी तो प्रवेश कर रहा है, जिस कोशिका में जल प्रवेश नहीं करता, उस कोशिका में ओपी टीपी से क्या होता है? ज्यादा होता है। याद रखोगे, मैंने तो कहा है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी का मान ओपी के बराबर होता है। मतलब यहां पर लिख देते हैं, पूर्ण स्फीत कोशिका में ओपी बराबर टीपी, है ना? मतलब ओपी के बराबर होता है। ओपी और टीपी क्या हो जाता है? बराबर। किसमें? एक पूर्ण स्फीत कोशिका में। लेकिन जिस कोशिका में जल प्रवेश नहीं करता, उस कोशिका में ओपी का मान टीपी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ओपी किसके कारण होता है? सोल्यूट के कारण। तो सोल्यूट ज्यादा होगा ना, जिस कोशिका में वाटर प्रवेश नहीं हुआ है उसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो ओपी ज्यादा है, तो ओपी इज ग्रेटर देन टीपी। लेकिन जिसमें वाटर प्रवेश कर गया है, तो नेचुरली कि सोल्यूट कंसेंट्रेशन कम होगा, तो वो टीपी के कारण इतना कम हो जाएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा ओपी बराबर क्या हो जाएगा? टीपी के। याद रखना दोस्तों,
आगे चलकर ये चीज़ बहुत काम आएगी। एक पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है, फुली टर्जिड सेल होती है, उसमें ओपी और टीपी बराबर होते हैं, लेकिन जिस कोशिका में जल प्रवेश नहीं करता है उसके अंदर ओपी इज ग्रेटर देन टीपी। ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज़ के ऊपर और आ जाते हैं, पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। यदि आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को बता रहा है, ठीक है। मानो कि ये जो है, ये पूरा के पूरा जो है वो वैक्यूलर सैप है, अंदर जो है वो वैक्यूलर सैप है। वैक्यूलर सैप का मतलब होता है रिक्तिका रस, है ना। तो इस रिक्तिका रस की सांद्रता क्या है, अधिक है। इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, राइट। ये एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो इसकी रिक्तिका रस की सांद्रता है वो अधिक है, मतलब यहाँ पर क्या है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, राइट। अब यदि मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर मान लो कि ये एक बीकर है, ठीक है ना, और ये प्योर वाटर यहाँ पर लिया मैंने, बीकर के अंदर मैंने प्योर वाटर लिया, तो यहाँ पर क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सांद्रता यहाँ पर क्या है, कम है। तो जल की गति अल्प सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। तो नेचुरल है कि वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स। तो यहाँ पर वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा। वाटर मूव्स इनटू द सेल, नेचुरल है कि वाटर जो है वो क्या करेगा, एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा, ठीक है। तो वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स। यहाँ पर हमेशा एक चीज़ याद रखो, ओपी यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ पर ओपी हमेशा कम है। तो हम क्या कहते हैं, लो ओपी से रूल क्या कहता है, अपन ने याद करो, रूल क्या कहता है, लो ओपी से वाटर का मूवमेंट, याद रखो, लो ओपी से वाटर का जो मूवमेंट होता है, लो ओपी से वाटर का मूवमेंट, यहाँ पर ध्यान रखिए, वाटर का मूवमेंट, जल की गति किधर की तरफ होती है, हाई ओपी की तरफ होती है। ये तो रूल था ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो लो ओपी है ना, प्योर वाटर का ओपी कैसा है, लो है, क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट नहीं है, जबकि यहाँ पर हाई है। तो नेचुरल है कि इस डिफरेंस के कारण वाटर अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा तो नेचुरली कि टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, और टर्गर प्रेशर डेवलप होगा तो टर्गर प्रेशर कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। टर्गर प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ लग रहा है। ये देखो एरोज बाहर की तरफ वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, टर्गर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लग रहा है, वॉल के ऊपर। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये किसका लिया है, एक प्लांट सेल का लिया है। तो प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो आप देख रहे होंगे कि टर्गर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लग रहा है, टर्गर प्रेशर जो साइटोप्लाज्म है, राइट, या जो अंदर जो वाटर गया है अंदर की तरफ, तो वो उसके कारण टर्जिडिटी डेवलप हुई है। और टर्गर प्रेशर जो है वो लग रहा है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेल कंटेंट्स प्रेस ऑन वॉल। सेल के जो कंटेंट्स है, जो भी कुछ कंटेंट्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल्स है पे, वो कंटेंट्स जो हैं वो किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल के ऊपर लगा रहे हैं। तो जो वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, राइट, उसको अपने क्या कहेंगे, डेट इज टर्गर प्रेशर कहेंगे। साइटोप्लाज्म और सेल कंटेंट, साइटोप्लाज्म और सेल कंटेंट जो सेल वॉल के ऊपर दाब लगा रहे हैं उसी को अपने क्या कह रहे हैं, टर्गर प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन याद रखना, बदले के अंदर एक अपोजिट प्रेशर भी लगता है। प्लांट सेल के अंदर टीपी के अगेंस्ट एक और प्रेशर लगता है जिसको कि अपने क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन वो केवल वॉल प्रेशर की बात हो रही है तो केवल किसके ऊपर लगेगा, वॉल प्रेशर केवल प्लांट सेल के अंदर ही एप्लीकेबल होगा। ये देखो सेल वॉल भी एक प्रेशर लगा रही है, सेल वॉल भी सेल कंटेंट्स और साइटोप्लाज्म के ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, उसको अपने क्या कह रहे हैं, वॉल प्रेशर कह रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई वॉल प्रेशर क्या है। वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब। देखो भित्ति केवल प्लांट सेल के अंदर होती है, तो वॉल प्रेशर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्लांट सेल। भित्ति दाब केवल प्लांट सेल
प्लांट सेल द्वारा ही लगाया जाएगा। ठीक है, भित्ति दाब केवल प्लांट सेल द्वारा ही लगाया जाएगा। तो टीपी के अपोजिट हमेशा डब्ल्यूपी लगता है। टीपी के अपोजिट डब्ल्यूपी लगता है। अच्छा, यदि डब्ल्यूपी ना होता, टीपी, देखिए टीपी यदि ऐसे लग रहा है, यदि ऐसे टीपी लग रहा है तो ऐसे क्या लग रहा है, डब्ल्यूपी लग रहा है। याद रखना, यदि वॉल प्रेशर ना होता और केवल टीपी ही होता तो सेल क्या हो जाती, रप्चर हो जाती। याद रखना, यदि प्लांट सेल में डब्ल्यूपी ना होता तो टीपी के कारण सेल बर्स्ट या रप्चर या फट जाती है ना। यदि प्लांट सेल में डब्ल्यूपी ना होता तो टीपी के कारण केवल टीपी लगता है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो, फटते रहो, भरते रहो, अंत पे धाम फट जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट सेल भी रप्चर हो जाती है, लेकिन प्लांट सेल रप्चर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा भित्ति द्वारा प्लांट सेल, भित्ति दाब केवल प्लांट सेल द्वारा लगाया जाता है, टीपी के अपोजिट डब्ल्यूपी लगता है। तो हम क्या कहेंगे, तो ध्यान से सुनो, हम ये कहेंगे कि भित्ति द्वारा सेल कंटेंट्स ऑब्लिक, भित्ति द्वारा सेल कंटेंट्स ऑब्लिक साइटोप्लाज्म द्वारा लगाए गए दाब को वॉल प्रेशर कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? टीपी लग रहा है ऐसे, टीपी लग रहा है ऐसे, वॉल प्रेशर लग रहा है ऐसे, है ना। तो हमेशा याद रखो कि टीपी और डब्ल्यूपी के दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। वॉल प्रेशर और टारगेट प्रेशर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। टीपी और डब्ल्यूपी भित्ति द्वारा सेल कंटेंट्स या साइटोप्लाज्म द्वारा, है ना, भित्ति द्वारा सेल कंटेंट्स या साइटोप्लाज्म, है ना, भित्ति या साइटोप्लाज्म के ऊपर हम यूं कहेंगे ऐसे, भित्ति द्वारा सेल कंटेंट्स या साइटोप्लाज्म पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, डब्ल्यूपी। भित्ति द्वारा साइटोप्लाज्म पर लगाए गए दाब को डब्ल्यूपी कहते हैं। टीपी और डब्ल्यूपी एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। टीपी और डब्ल्यूपी किस डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। टीपी यदि ऐसे लग रहा है तो डब्ल्यूपी कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो उस कारण से सेल रप्चर नहीं होती है। तो टीपी हमेशा किसके बराबर होता है, डब्ल्यूपी के। ठीक है, लेकिन वॉल प्रेशर केवल और केवल किस में होगा, प्लांट सेल के अंदर होगा। तो टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं कि वॉल प्रेशर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो डब्ल्यूपी भी नहीं होगा। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि आरबीसी को आसुत जल में रख दिया जाए, आसुत जल में रख दिया जाए। क्या होगा यदि आरबीसी को आसुत जल में रख दिया जाए? आरबीसी क्या है, एनिमल सेल है। इसमें क्या नहीं होगा, वॉल एब्सेंट होगी,
वॉल एब्सेंट होगी तो क्या होगा, WP भी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा यदि आरबीसी को अशुद्ध जल में रख दिया जाए। अशुद्ध जल समझते हो, मतलब प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर है। और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। क्या है ये, डिस्टिल्ड वाटर है। तो मान लीजिए कि किसी की आरबीसी को निकालकर अशुद्ध जल में रख दिया जाए तो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, आरबीसी पहले फूलेगी एवं बाद में फट जाएगी, बाद में फट जाएगी। मतलब आरबीसी विल फर्स्ट स्वेल एंड देन बस्ट। हम ये लिख देते हैं, आरबीसी विल फर्स्ट स्वेल एंड देन बस्ट। फूलकर और फट जाएगी। क्यों, कारण तो सिंपल, आरबीसी को जल में रखने पर उसमें जल क्या होगा, प्रवेश करेगा, उसमें जल प्रवेश करेगा, टीपी विकसित होगा, टीपी विकसित होगा और सेल फूल जाएगी और फिर फट जाएगी, क्योंकि टीपी के अगेंस्ट डब्ल्यूपी अनुपस्थित। टीपी के अगेंस्ट डब्ल्यूपी क्या होगा, अनुपस्थित है। तो टीपी के अगेंस्ट जब डब्ल्यूपी एब्सेंट होगा, क्या कहा मैंने, टीपी के अगेंस्ट जब डब्ल्यूपी एब्सेंट होगा तो क्या होगा, सेल फूलती जाएगी, पानी अंदर आता जा रहा है, टर्जिडिटी बढ़ती जा रही है, टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लास्ट में क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो क्या होगा यदि आरबीसी मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है। आप एनिमल सेल को प्योर वाटर में रख दोगे तो पहले फूलेगी और फिर फट जाएगी। तो आरबीसी को जल में रखने पर उसमें जल प्रवेश करेगा, टीपी विकसित होगा, सेल फूल जाएगी और फिर फट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर टीपी के अगेंस्ट डब्ल्यूपी क्या है, अनुपस्थित है। तो डब्ल्यूपी एनिमल सेल में नहीं होगा, केवल और केवल प्लांट सेल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। फुली टर्जिट सेल के अंदर टीपी बराबर किसके होता है, मतलब फुली टर्जिट सेल में ओपी और टीपी तो बराबर हो जाते हैं, और प्लांट सेल के अंदर टीपी बराबर होता है किसके, डब्ल्यूपी के, और टीपी और डब्ल्यूपी एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर लगते हैं। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, वन मोर थिंग मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि याद रखना कि टीपी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, टीपी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल मतलब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी। यदि कोई आपसे पूछता है कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी क्या होगा, हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर आपको जीव द्रव्य कुंचन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक वर्ड आया है तो मैं बता दूं, जीव द्रव्य कुंचन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अभी आपने सेल को किस में रखा था, प्योर वाटर में। जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति सांद्र विलयन में रखते हैं तो जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे, है ना, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा, उसी को अपने क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो टीपी ऑफ अ प्लाज्मोलाइज सेल, तो टीपी हमेशा आंसर में याद रखना कि कैसा होता है, नेगेटिव होगा। एक प्लाज्मोलाइज सेल का टीपी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वैसे तो टीपी हरदम पॉजिटिव होता है, क्या कहा मैंने, वैसे तो टीपी हरदम पॉजिटिव होता है, लेकिन केवल एक ही कोशिका ऐसी है जिसको कि अपने प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। उसके अंदर क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट बाहर आ गए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब अपने सेल को रख रहे हैं तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर टीपी की वैल्यू नेगेटिव होगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी ये चीज़, है ना, टीपी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो होप सो कि
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जल प्रवेश करता है भीतर की तरफ, और जल के प्रवेश कर जाने से कोशिका स्फीत हो जाती है। स्फीत हो जाने से एक स्फीत दाब लगता है, और स्फीत दाब जो होता है वो बाहर की तरफ भित्ति पर लगता है, इसी को स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है ना। स्फीति होने के कारण एक स्फीत दाब लगता है जो कि भित्ति पे लगता है, और विपरीत दिशा में पादप कोशिका के अंदर विपरीत दिशा में भित्ति द्वारा कोशिका द्रव्य के ऊपर, भित्ति द्वारा कोशिका द्रव्य पर लगाए गए दाब को हम भित्ति दाब कहेंगे, जो कि केवल पादप कोशिका के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टीपी और डब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो टीपी और डब्ल्यूपी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, अपनी कॉपीज़ के अंदर नोट्स मेंटेन कर लेना। हम लोग बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लगभग 1000 वीडियोस जो है वो मेरे चैनल के ऊपर हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखिए। इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मज़ा आएगा तुम लोगों को, है ना। क्वेश्चंस होने लगेंगे तुमसे, और यदि क्वेश्चंस होने लगे तो समझ जाना कि आप राइट अच्छे ट्रैक के ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था टीपी और डब्ल्यूपी। मैं अगले जब फिजियोलॉजी के वीडियोस लेकर आऊँगा तो उसमें ये टीपी डब्ल्यूपी के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरी देखेंगे तो उससे पहले टीपी और डब्ल्यूपी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है। फिजियोलॉजी जो है वो बहुत आसान है, लेकिन बस फिजियोलॉजी के अंदर आप कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और सीक्वेंस को ध्यान रखें कि आपने कौन सी चीज़ पहले पढ़ी थी वो आगे अप्लाई होगी। ठीक है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।